Hi and welcome boys and girls to the foundation family या फिर to the foundation channel of physics वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर स्लैश फिल इन द ब्लैंक्स। अरे यार आपका दोस्त, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या? अरे समझो क्वाड्रिलैटरल्स को, तो समझ लेते हैं एक साथ मिलके, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। अच्छा, अब आप लोगों ने एक बात सुनी होगी या फिर शायद सुनोगे, हाँ शायद सुनोगे कि क्लास 9 का मैथमेटिक्स ना भाई साहब बहुत ज्यादा टफ है, कुछ समझ में नहीं आता। एकदम से एक तो इतना सारा कोर्स बढ़ा दिया, उसके बाद इतने खतरनाक क्वेश्चंस। अरे भाई सब के लिए टफ नहीं होता, टफ वो लोग बोलते हैं जिसका क्लास 8 का बेस क्लियर नहीं होता है। हमेशा याद रखना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैथ सिर्फ उन्हीं को टफ लगता है जिसका बेस क्लियर नहीं होता है। तो हम लोग बेस क्लियर कर लेते हैं कैसे? कि सिंपल सा चैप्टर आसान वे में समझकर स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। जरा देखो टेबल ऑफ कंटेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कर्व्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पॉलीगॉन्स का मतलब क्या होता है। उसके बाद समझेंगे कि पॉलीगॉन समझ लिया तो पॉलीगॉन के कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे, जिक्र जो भी, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है पॉलीगॉन्स की। और फाइनली जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे और उसके कुछ स्पेशल टाइप्स भी देखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ा, अरे तो टेंशन की बात नहीं है ना, आज यही तो पढ़ने आए हो। चलो जरा आगे देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कर्व के बारे में क्या होता है। मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से उठा रहा हूं, एकदम बेसिक से समझना। सबसे पहले कर्व का मतलब क्या होता है। आप लोग को लगेगा क्या फालतू बात है, जरा देखो। अ फिगर ट्रेस्ड ऑन अ प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है। आप जिस फोन में ये वीडियो देख रहे हो, जिस लैपटॉप में या कंप्यूटर में या कहीं भी वीडियो देख रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली वो एक प्लेन सरफेस होगा। आपका जो कॉपी होता है, जो पेन होता है, वो भी एक कैसा सरफेस है? एक प्लेन सरफेस है। आप जिस जमीन में खड़े होते हो वो भी कैसा सरफेस होती है? एक प्लेन सरफेस होती है। अरे प्लेन नाम से ही क्लियर होगा, ठीक है। अगर आप प्लेन सरफेस में कोई फिगर बनाओ, कोई डायग्राम बनाओ विदाउट लिफ्टिंग द पेन या फिर पेंसिल या फिर स्केच पेन, अरे जिससे बना रहे उससे, कहने का मतलब क्या? ये मैंने क्या लिया? अपना सरफेस लिया है, प्लेन सरफेस है, राइट। अब मैंने यहां पे मान लो पेन रखा, ठीक है, रखा मैंने। अब मैंने क्या करा? कुछ भी रैंडमली ऐसी बनाना ड्रॉ करा, ठीक है। कुछ भी ऐसी बनाना ड्रॉ करा, ठीक है। मैंने यहां पे रोक दिया, ठीक है। इस ये जो डायग्राम बनाया मैंने, जो भी बनाया मैंने, ये जो फिगर जो मैंने बनाया है, इसको मैं क्या बोलूंगा? एक कर्व बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कर्व। तो कर्व मतलब क्या? कोई भी फिगर जो आप प्लेन सरफेस में बनाते हो विदाउट लिफ्टिंग द पेन, उसको मैं कर्व बोलता हूं। क्लियर हुआ? पेन लिफ्ट नहीं करना सर, आपने पेन सबसे लास्ट में तो लिफ्ट कर ही लिया, अरे बीच में लिफ्ट नहीं करना है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा ना यार, ठीक है। तो ये कर्व कहलाएगा। कुछ और एग्जांपल जो आप लोगों ने शायद देखे होंगे, ट्रायंगल कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो, यहां पे रखा पेन, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, ट्रायंगल बन गया। ये भी क्या हुआ? एक कर्व हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले तो प्लेन सरफेस में बनाया और उसके बाद क्या? आपने इस डायग्राम को, इस फिगर को बनाते समय पेन उठाया नहीं है, ठीक है, लास्ट में उठाया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? कर्व कहलाते हैं। तो आई होप आप लोग को कर्व का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हमको समझना है कि ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं। ओपन मतलब खुला, खुला नहीं, ये बंद होता है। ओपन मतलब खुला और बंद मतलब क्लोज्ड, है ना। अरे सर क्या बता रहे हो, पता ही होगा, ठीक है। ओपन कर्व, तो ये कर्व तो है, ये फिगर तो है जिसको मैंने विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल या पेन या बनाया है, ठीक है। लेकिन कैसा है? ये ओपन है, मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि इसके अंदर जाने का, इस कर्व के अंदर जाने का कोई रास्ता होगा। या फिर और सिंपल भाषा में बताऊं और जिस तरीके से आपको समझना भी चाहिए, जिस तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप बार बार इस चीज को अपने दिमाग में बोलते हो तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है इस डेफिनेशन को समझने के लिए। अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या? ये कर्व देखो आप ध्यान से, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मैंने बनाया और बनाया, फिर और बनाया, फिर कहां रुक गया? यहां पर रुक गया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है। क्या दोनों मिल रहे हैं? क्या स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिल रहे हैं? अरे नहीं मिल रहे ना। स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है। मतलब ये कर्व कैसा है? जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो इस कर्व को मैं क्या बोलूंगा? ओपन कर्व बोलूंगा। और आप देख भी सकते हो इसके अंदर जाने की जगह है भाई, यहां से निकल जाओ, यहां से। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ओपन कर्व। एक और एग्जांपल देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका एंडिंग पॉइंट ये है।
जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे एंड हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग। इसका मतलब क्या? ये कैसा कर्व हुआ? एक ओपन कर्व हुआ, और अंदर जाने का रास्ता भी है। आप देख सकते हो यहां पे अंदर जा सकते हो, क्योंकि ओपन है ना, खुला है ना। और खुला कब होगा? जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिलेंगे नहीं। समझ आया? ठीक है, कर्व समझ लिया, ओपन कर्व समझ लिया। क्लोज कर्व का मतलब क्या होगा? अरे जस्ट उल्टा ओपन कर्व का। कहने का मतलब क्या? एक ऐसा कर्व दैट बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एकदम सेम है, ऐसे कर्व को मैं क्लोज्ड कर्व बोलता हूं। आप कुछ एग्जांपल देखो, ये कर्व बनाया गया होगा, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ये है, तो खत्म भी यहीं पे हुआ होगा। सही है ना? इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ये है, तो खत्म भी कैसे हुआ होगा? यहीं पे हुआ होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ ऐसे कर्व है जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। आप बना के भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो, अगर विश्वास नहीं हो तो। ठीक है, ऐसे कर्व को मैं क्लोज्ड कर्व बोलता हूं। और क्लोज्ड भी आप देखो ना, यहां पे अंदर जाने का कहीं रास्ता नहीं दिख रहा होगा आपको बाहर से। समझ में आ रहा है? बढ़िया। उसके बाद हम लोग को समझना है, हम लोगों ने ओपन और क्लोज कर्व समझ लिया, अब हमको समझना है कि सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या है। आप लोग बिना टीचर के हेल्प के समझ सकते हो। सोचो, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व तो है, कहने का मतलब क्या? ये एक ऐसा कर्व है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम है। सिंपल का मतलब हम बता देते हैं। सिंपल का मतलब कब होता है? अ क्लोज्ड कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। इंटरसेक्ट का मतलब क्या? ऐसा कर्व नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कर्व नहीं होगा, ऐसा कर्व नहीं होगा। कहने का मतलब क्या? जो एक दूसरे को काट के निकल नहीं रहा होगा, काट के निकल नहीं रहा होगा। समझ में आ रहा है? उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल आप यहां पर देखो जरा, ठीक है। ये कर्व यहां से स्टार्ट हुआ, यहीं पे एंड हुआ, तो क्लोज्ड कर्व तो है। क्या सिंपल है? हाँ सिंपल है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को काट के नहीं निकल रहा है। काट के कब बोलता? जब ये ऐसा होता। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये नीचे वाली ऊपर जा रही होती, ये ऐसे ऐसे जा रही होती। समझ में आ रहा है? ठीक है, और उस केस में ये कैसा होता? क्लोज्ड कर्व भी होता भी नहीं। समझ में आ रहा है? बढ़िया। आप इसको देखो, क्या ये एक दूसरे को काट के निकल रहे हैं? अगर ये लाइन सेगमेंट ऐसी जा रही होती, ये लाइन सेगमेंट ऐसी जा रही होती, तो ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके निकल गया है। समझ में आ रहा है? तो आई होप आप लोग को सिंपल क्लोज कर्व का मतलब समझ में आ रहा होगा। बाय द वे, आप लोग शायद समझ गए होंगे कि इन चारों में से कौन सा सिंपल क्लोज है और कौन सा नहीं है। पहले तीन में तो कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, लास्ट वाले में इंटरसेक्शन हो रहा है। समझ गए? तो बस अब क्या करना है भाई, ये सिंपल क्लोज है, ये सिंपल क्लोज है, ये सिंपल क्लोज है, और ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहां पर ऐसे एक दूसरे को काटकर निकल रहा है। मेरे ख्याल से तरीक समझ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है आगे भाई? क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? चलो अब फाइनली समझते हैं कि पॉलीगॉन्स का मतलब क्या है, जो कि मैं इस क्लास में बहुत बार यूज करने वाला हूं। पॉलीगॉन्स, सबसे पहले तो ये जो वर्ड आया है, ये दो वर्ड से बना है मिलके। ठीक है, तनिक इसको इल्लो से करते हैं, जरा देखो, इल्लो कलर आ जाओ। ठीक है, पॉली प्लस गॉन। पॉली का मतलब होता है मैनी, गॉन का मतलब होता है एंगल्स, या फिर चलो आप साइड्स भी बोल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को एंगल्स और साइड्स का मतलब तो पता होगा। ठीक है, अब पॉलीगॉन मतलब मैनी एंगल्स या फिर मैनी साइड्स, मतलब एक ऐसा शेप जिसके बहुत सारे साइड्स या फिर बहुत सारे एंगल्स हो। ठीक है, यूजुअली तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा वाले को बोलते हैं हम लोग पॉलीगॉन। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन पढ़ो, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलता कि भैया पॉलीगॉन होता है एक सिंपल क्लोज कर्व, तो ना आपको सिंपल का मतलब पता, ना आपको क्लोज कर्व का मतलब पता, ना आपको क्लोज का कर्व का मतलब पता, तो हम पॉलीगॉन समझ ही नहीं पाते। कहने का मतलब ये, हम लोग बहुत सारी डेफिनेशन को, बहुत सारी चीजों का जब मीनिंग समझते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स का मतलब नहीं समझ पाते, और उसके अंदर कुछ वर्ड्स का मतलब मैंने आपको अब भी क्लास के स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है। एक ऐसा कर्व जो क्लोज्ड हो, और सिंपल हो का मतलब क्या? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, बढ़िया। तो एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक चीज और ऐड कर दो, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लाइन सेगमेंट। क्या होती है लाइन सेगमेंट? अरे भाई ये दो पॉइंट्स लिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये एक लाइन सेगमेंट होगी। तो एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट्स की मदद से बना हो, उसको मैं पॉलीगॉन बोलता हूं। समझ में आया? बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं यार।
अब अपन कुछ पॉलीगॉन्स के टाइप्स देखते हैं, कुछ पॉलीगॉन को समझते हैं कि पॉलीगॉन कितने कितने तरीके के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इस डायग्राम को देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कुछ जाने माने शेप्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल करके कुछ देखा होगा, अरे कुछ नहीं है, ये कैसा है, ये कर्व है। कर्व क्यों? क्योंकि प्लेन सरफेस पे बनाया हुआ है, स्मार्ट बोर्ड पे बनाया हुआ है। ठीक है, क्या ये क्लोज्ड है? बिल्कुल है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम ही है, या फिर यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो यहीं पे एंड करोगे, या फिर यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो यहीं पे एंड करोगे, तो ये क्लोज्ड कर्व भी है। क्या सिंपल है? बिल्कुल है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि कैसे बनाया गया है? लाइन सेगमेंट की मदद से। ये एक लाइन सेगमेंट ही तो है, ये एक लाइन सेगमेंट ही तो है, ये एक लाइन सेगमेंट ही तो है। तो एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो मैं सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की मदद से बनाता हूं, सिर्फ लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन सेगमेंट, उसको मैं क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? पॉलीगॉन। और ये कुछ पॉलीगॉन्स के टाइप हैं। अगर 3 लाइन सेगमेंट की मदद से बना रहा हूं तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रायंगल। अगर 4 लाइन सेगमेंट की मदद से बना रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा? क्वाड्रिलैटरल, जो हमारे चैप्टर का मकसद है, पढ़ेंगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो क्वाड्रिलैटरल होता है इसमें 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो, क्वाड का मतलब होता है 4 और लैटरल का मतलब होता है साइड, मतलब 4 साइड्स। नाम से ही क्लियर होगा, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम ही है ये। ठीक है, मान लो अगर कोई पॉलीगॉन हुआ जिसमें 5 साइड्स है, कितनी साइड्स है? 5 साइड, उसको मैं क्या बोलता हूं? पेंटागन। 6 साइड्स है तो हेक्सागन। साइड्स मतलब क्या? लाइन सेगमेंट। साइड से मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, साइड से मतलब क्या? लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, तो ऐसा पॉलीगॉन जो लाइन सेगमेंट से बना है, इसमें 6 साइड्स हो, 6 लाइन सेगमेंट्स, उसको मैं क्या बोलूंगा? हेक्सागन। 7 वाले को हेप्टागन, 8 वाले को ऑक्टागन, 9 वाले को नोनागन, डी वाले को मतलब 10 वाले को डेकागन। आगे भी ऐसे चलता रहता है, 11 साइड्स का कुछ और नाम होगा, 12 साइड्स का कुछ और नाम होगा। ठीक है, आप सिर्फ यहां तक याद रख लो, और यहां तक भी याद नहीं रखना तो हमारे चैप्टर का नाम जो है वहां तक याद रख लो, दैट इज क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, चलो यार, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स की पॉलीगॉन क्या क्या हो सकते हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन, डेकागन, जो भी है। ठीक है, डायगोनल का मतलब क्या है, और इंपॉर्टेंट है ये डायगोनल का मतलब। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कौन कौन से पॉइंट्स को मिला के बनता है सर? नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट्स? नॉन कॉन्सिक्यूटिव। इतना भारी वर्ड बोल दिया, समझा भी देते हैं। ठीक है, नॉन कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है? जो लगातार नहीं आ रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स जो एक के बाद एक नहीं आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे कि ये एक पॉलीगॉन है। अब तो समझ में आ रहा है कि पॉलीगॉन का मतलब क्या है, किसी को समझा सकते हैं ना कि पॉलीगॉन होता क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो मैं पॉलीगॉन बोलूंगा। ये एक ऐसा पॉलीगॉन है जो 4 साइड से बना है। ठीक है, 4 साइड्स कैसी बनी होंगी? ये 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करा होगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, इस पॉइंट के जस्ट बाद ये आ रहा है, तो मैं इस पॉइंट को इसका कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स बोलूंगा। ठीक है, ये इसके बाद आ रहा है, फिर ये इसके बाद आ रहा है, फिर ये इसके बाद आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एक ऐसी लाइन सेगमेंट बनाऊं जो कि 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, कहने का मतलब क्या, इसके जस्ट बाद ये आ रहा है, इसको छोड़ दो, ये अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करो, अगर आप क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन करो, ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स हैं, एक के बाद एक नहीं आ रहे, तो अगर आप ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो उसको मैं क्या बोलता हूं? डायगोनल बोलता हूं। समझ में आया? डायगोनल कोई भी नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट हो सकता है। यहां पर देखो, चलो ये भी तो होंगे नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स। ठीक है, कुछ बच्चों को ऑलरेडी डायगोनल का मतलब पता होगा, जिनको नहीं पता आपको आज क्लियर हो जाएगा। इस शेप को देखो, 1 2 3 4 5 पॉलीगॉन है, इसका नाम पेंटागन। ठीक है, आप पिछली साइड में आके देख सकते हो, क्योंकि 5 साइड्स हैं। ठीक है, अब देखना, इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है, इसको छोड़ दो, इस वाले को ले लो। अगर आप इनको ज्वाइन करते हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा? एक लाइन सेगमेंट जिसका स्पेशल नाम डायगोनल। क्यों? क्योंकि 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये भी हो सकता है डायगोनल। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को छोड़ दिया, इसके जस्ट बाद ये आ रहा, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि इन दोनों को तो ऑलरेडी ज्वाइन करे हुए ना। 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो उस लाइन सेगमेंट को मैं डायगोनल बोलूंगा। समझ आ रहा है? बढ़िया। जैसे कि मान लो इसको आप खुद ट्राई करके देखो, ये पॉइंट है, इसके जस्ट बाद ये आ रहा है, इसके जस्ट बाद ये आ रहा है, तो इन दोनों के साथ ज्वाइन मत करो। किन के साथ करो? जो बचे हुए हैं उनके साथ। समझना फिर से, ये पॉइंट है, इसके जस्ट बाद ये आ रहा है, इसके जस्ट बाद ये आ रहा है, तो इन दोनों को ज्वाइन मत करो। किसको करो? इसको यहां तक ज्वाइन कर दो और इसको यहां तक ज्वाइन कर दो।
समझ में आ रहा है? ये पॉइंट्स नॉन कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को मैं क्या बोलूंगा? डायगोनल। अब जरा अच्छे से बना देते हैं आपके लिए, जरा देखो। स्ट्रेट पेंसिल आ जाओ भैया। ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट, वाइट कर देते हैं इसका कलर, बढ़िया। ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, ठीक है, ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, ठीक है, ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, ठीक है, ऐसी बहुत सारे बन जाएंगे नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स। याद रखना, जो लगातार नहीं आ रहे हैं, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। क्लियर हुआ? बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यार, अब हम लोग को पॉलीगॉन के कुछ टाइप समझने हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब क्या? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होंगे या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे लिखा नहीं है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि इज इक्वल्स टू और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री भी हो सकता है। क्लियर है? आप लोग भी ऐड कर लेना इस चीज को। ठीक है, वापस आते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होंगे। जैसे कि आप देखो यहां पे, ये वाला एंगल देख लो, 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 ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये कैसा पॉलीगॉन हुआ? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हुआ। समझ में आ रहा है? वैसे आप इन दोनों को भी देख लो, इसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होंगे या फिर कोई एक आध एंगल 180 के बराबर हो गया तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, कॉनकेव का मतलब क्या? जस्ट उसका उल्टा, सारे एंगल या फिर एटलीस्ट वन एंगल, मतलब कोई भी एक एंगल 180 से ज्यादा हो गया ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसा कि अगर आप ये वाला शेप देखो, तो ये जो है, ये जो एंगल है, ये 180 से कम है, ये वाला और ये वाला एंगल भी 180 से कम है, लेकिन जो ये वाला एंगल है, ये 180 से ज्यादा है। ठीक है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ये वाला एंगल 180 से ज्यादा होगा, मतलब ये कैसा पॉलीगॉन हुआ? ये कॉनकेव पॉलीगॉन हुआ। ठीक है, सिमिलरली आप यहां पे भी सेम चीज कर सकते हो। क्लियर हुई बातें? चलो इसी के साथ आगे चलते हैं, दो और तरीके के पॉलीगॉन्स के बारे में समझते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन्स और इररेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर और इररेगुलर, रेगुलर और इररेगुलर। कोई बच्चा जो रेगुलर स्कूल आता है, इररेगुलर मतलब क्या? उसका जस्ट उल्टा, जो रेगुलर स्कूल नहीं आता है, कभी नहीं आता। ठीक है, अब यहां पे रेगुलर का मतलब क्या है समझना। अब पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स, सर साइड्स, अरे लाइन सेगमेंट्स, पॉलीगॉन लाइन सेगमेंट्स की मदद से तो बनता है, जिसके सारे साइड्स क्या हो? इक्वल हो, और सारे एंगल्स भी क्या हो? इक्वल हो। तो ऐसे पॉलीगॉन को मैं क्या बोलता हूं? रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलता हूं? रेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर है? बढ़िया। इररेगुलर का मतलब क्या होगा? उसका उल्टा, क्या? जिसके सारे साइड और सारे एंगल्स इक्वल नहीं हो। इजी, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आपने शायद इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में सुना होगा। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? जरा ट्रायंगल यहां से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इक्विलेटर बनाने की, ठीक है, बढ़िया। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप इसको मान लो, कहने का मतलब क्या? इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये डैश बनाया मतलब सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। होते कि नहीं होते? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इक्वी मतलब इक्वल, लैटरल मतलब साइड्स, इक्विलैटरल लिख भी देते हैं, इक्वी लैटरल। लैटरल का मतलब साइड्स, ठीक है, इक्वी मतलब इक्वल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अच्छा, एक और चीज बताऊं क्या? आपको शायद एनसीईआरटी में लिखा होगा, अगर आप एनसीईआरटी को रीड करो, पर डरने की जरूरत नहीं उस वर्ड से, जरा ध्यान से सुनना। क्या? इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर, ये क्या बोल दिया सर? अरे बहुत इजी है यार, टुकड़ो मतलब इसको तोड़ो। इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल एंगल्स। बढ़िया, तो आप यहां पे क्या बोल सकते हो? इसका मतलब होता है इक्वल एंगल्स। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैंने बता दिया सो दैट आप डरो मत इस भारी भारी वर्ड से। लैटरल का मतलब साइड्स, एंगुलर का मतलब एंगल्स। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वो इक्वी एंगुलर भी होता है। ये क्या बोल दिया? खुद समझ नहीं आ रहा। देखो देखो देखो, इक्विलैटरल तो है, सारे साइड्स इक्वल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 60 60 भी होते हैं। ये 60, ये 60, ये 60, मतलब क्या? इसके सारे एंगल्स भी इक्वल है। तो मैं इसको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ साथ इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी बोल सकता हूं। इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, राइट? अब क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स भी इक्वल है, सारे एंगल्स भी इक्वल है,
तो ऐसे पॉलीगॉन को मैं क्या बोलूंगा? रेगुलर पॉलीगॉन, इसके सारे साइड सारे एंगल इक्वल हो। क्या आप अपनी समझदारी से सोचो जरा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम है, सोचो जरा, क्या कोई और रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? क्या कुछ और हमने, क्या कोई ऐसा शेप पढ़ा है ट्रायंगल के अलावा, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा, जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल हो? एक हिंट देता हूं, 4 साइड्स की मदद से बनता है वो, लिखा भी हुआ है यहां पे, स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन से डरना मत, पहले हम शेप बोलते थे, अब हम पॉलीगॉन बोलेंगे। एक ऐसा शेप या एक ऐसा पॉलीगॉन इसके सारे एंगल्स 90 मतलब इक्वल होते हैं और सारे साइड्स भी इक्वल होती है, मतलब ये एक रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। समझ में आया? इररेगुलर के तो बहुत सारे एग्जांपल है, क्या? रेक्टेंगल, रोम्बस। जिसको रोम्बस नहीं पता डरो मत यार, लास्ट में बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, हेवी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो पॉलीगॉन्स विच आर नॉट रेगुलर, जाहिर सी बात है। रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसा कुछ शेप, क्या, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। बना दूं क्या? जरा देखना, रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल, ये चलो, ये होता है रेक्टेंगल, बढ़िया है। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है? ये डबल डबल मतलब ये दोनों इक्वल, सिंगल सिंगल मतलब ये दोनों इक्वल, राइट? और इसके सारे एंगल क्या होते हैं? 90-90 भी होते हैं। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90-90 भी होते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो देखो। ये एक पॉलीगॉन है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल है और सारे एंगल्स इक्वल है, लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन ये चारों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये कैसा पॉलीगॉन हुआ? इररेगुलर। हां, मैंने माना कि इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं, लेकिन सारी साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। सारी साइड्स भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। लेकिन सारे एंगल्स तो इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये इररेगुलर पॉलीगॉन हुआ। मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? चलो यार आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? कुछ जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं उन चीजों को याद रखकर इन चीजों का आंसर कर दो। कर्व पढ़ा, ओपन क्लोज कर्व पढ़ा, सिंपल क्लोज कर्व पढ़ा, पॉलीगॉन पढ़ा, राइट? ठीक है, अब आंसर कर दो। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, सिंपल क्लोज कर्व, कॉनकेव पॉलीगॉन, मैच द कॉलम, कॉलम्स को मैच करना है, ठीक है? ये क्या है भाई? ये क्या है जरा देखते हैं। सर ये एक पॉलीगॉन है, ठीक है, बट यहां पे तो 2 तरीके के पॉलीगॉन लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो देखो, क्या ये कर्व है? कर्व तो है। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? अब मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, आप शायद समझ गए होंगे सिंपल क्लोज क्यों है। मान लो अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मान लो अगर मैं वाइट से कर रहा हूं, मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहीं पे आगे खत्म हो रहा है। कहने का मतलब क्या? ये क्लोज्ड हुआ और सिंपल भी हुआ, क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट करके नहीं निकल रहा है, सही है ना? तो ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है ही, समझ में आ रहा है? इसको देख लो, क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है? आप लोग खुद करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है? क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है? हाँ सर, मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहीं पे खत्म हो रहा है, तो क्लोज तो है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइन सेगमेंट, तो सिंपल क्लोज भी है, मतलब ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है। तनिक समझ आ रहा है? आई गेस आ रहा होगा, मतलब आई होप आ रहा होगा, ठीक है? अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके एंगल 180 डिग्री से कम हो, ठीक है? क्या ये एक पॉलीगॉन है? ये एक पॉलीगॉन नहीं है, क्यों? ये दोनों तो लाइन सेगमेंट्स हैं, समझना समझना, ये और ये तो लाइन सेगमेंट है, पर ये थोड़ी लाइन सेगमेंट है, समझ में आ रहा है ना? तो कुछ घुमा हुआ सा है, इसको थोड़ी लाइन सेगमेंट बोलते हैं, बढ़िया। तो ये तो पॉलीगॉन हो नहीं सकता, ये तो पॉलीगॉन ही नहीं है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का तो सवाल ही नहीं हुआ। बाकी दोनों को देखते हैं, इसको देखते हैं। सिंपल क्लोज कर्व तो हो गया। क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? एंगल्स देखो, पॉलीगॉन तो है क्योंकि लाइन सेगमेंट्स बनी हुई है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब 90 डिग्री से कम, सॉरी 180 डिग्री से कम होंगे, मतलब, और ये वाला एंगल देखो, ये 180 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब क्या? ये एक कॉनकेव पॉलीगॉन भी है, समझ में आया? 180 डिग्री से ज्यादा कॉनकेव, 180 डिग्री से कम कॉन्वेक्स। इसको देखो, इसके सारे एंगल अगर आप नापोगे तो ये 180 से कम ही आएंगे, आप दिमाग भी लगा सकते हो, ठीक है? नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, समझ में आया? क्लियर हुआ? पिक्चर समझ में आ रही है? लेकिन अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। चलो यार आगे चलते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, जरा देखते हैं। एंगल का सम,
एंगल सम मतलब क्या, एंगल का सम। एंगल को प्लस करेंगे, ठीक है, किसके एंगल को, अरे पॉलीगॉन के एंगल को। अब दो तरीके के एंगल्स हो सकते, कौन सा, एक अंदर होगा पॉलीगॉन के, एक बाहर होगा, ठीक है, एक अंदर होगा पॉलीगॉन के, एक बाहर होगा। तो अंदर वाले को इंटीरियर बोलते हैं, बाहर वाले को एक्सटीरियर बोलते हैं। समझ में आए, ये बातें शायद क्लियर होंगी। तो अंदर वाले एंगल का सम को मैं एंगल सम प्रॉपर्टी बोल दूंगा। समझ में आ रहा है। अब क्या कहती है पॉलीगॉन के एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां पर मैंने सिर्फ दो एग्जांपल लिए। पॉलीगॉन तो कितने भी साइड्स का हो सकता है ना, यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 साइड का पॉलीगॉन लिया, 6 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। कंफ्यूज मत होना कि सर 5 का ही होता है क्या पॉलीगॉन, नहीं नहीं, तो बस मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। इसको देखो, इंटीरियर एंगल्स मतलब सॉरी पॉलीगॉन क्या सिर्फ 4 साइड का हो सकता है, नहीं 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 नहीं, 6 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर बहुत सारी साइड्स का नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, बस मैंने एग्जांपल लिया है। ये क्वाड्रिलैटरल है बाय द वे, आप उस पिछले वाली पिक्चर में जा सकते हो, थोड़ा सा बैक करके समझ में आ जाएगा। 4 साइडेड लाइन सेगमेंट की मदद से या फिर 4 लाइन सेगमेंट की मदद से जो पॉलीगॉन बनता है उसको मैं क्वाड्रिलैटरल बोलता हूं। अब समझना इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या, ये अंदर वाले एंगल्स, ये अंदर वाले एंगल्स का सम, ये अंदर वाले एंगल्स का सम। एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या, ये बाहर वाले एंगल्स का सम, ये बाहर वाले एंगल्स का सम। अब होता कितना है, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, बाहर वाले एंगल्स का सम कितना होता है, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड बताएगी। जरा देखना क्या लिखा है यहां पे। ये स्लाइड आज के सेशन के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो ध्यान देना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर क्लियर है ना, रेगुलर मतलब क्या, जिसके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल हो, ठीक है, इज गिवन बाय n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। क्या बात है, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्मूला याद रखो, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। मैं इस शेप में चलता हूं, कितने शेप है यहाँ पे, सॉरी कितनी साइड है यहाँ पे, 4 या फिर 4 लाइन सेगमेंट है, तो यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, सही बात है। अब क्या बोल रहे हो वो लोग फॉर्मूला, n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, n कितना है 4, तो 4 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम पता करने की कोशिश कर रहा हूं, बढ़िया, ठीक है। 4 - 2 कितना हो गया, 2 इंटू 180 डिग्री, कितना हो गया ये 360 डिग्री। मतलब इस पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 360 डिग्री। क्लियर हुआ, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, कैसे निकालते हैं जरा देखो, उसी स्लाइड में लिखा हुआ था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360। ऑलवेज का मतलब क्या, अरे कोई भी पॉलीगॉन ले लो, 4 साइड का, 5 साइड का, 10 साइड का, उसके एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल्स का अगर आप सम करोगे तो वो हमेशा 360 डिग्री आएगा। ये तो आसान है ना, कोई फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस याद रखो सबका सम 360, सबका सम 360, बढ़िया। यहां पे क्या लिखा है, ये 2 और अलग से फॉर्मूले से, इनके ऊपर भी क्वेश्चन से जरा ध्यान देना। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच मतलब क्या, हर एक एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल। अभी जो पिछला डायग्राम था वहां पे 5 एक्सटीरियर एंगल थे, राइट, लेकिन अगर आपको हर एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360 है, लेकिन हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, फिर से सुनना, एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो 360 है, लेकिन हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है, मेजरमेंट कितना है, वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। 360 बाय n, 360 टोटल था, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। क्लियर हुआ, बढ़िया। इसको एक एग्जांपल से भी कर लेते हैं, जो अपना पिछला वाला क्वेश्चन था, जरा देखना। ये देखो 5 एक्सटीरियर एंगल है, राइट, मुझे पता है पांचों का सम 360 डिग्री होगा, लेकिन अगर मुझे पता करना है कि पांचवा, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा का मेजरमेंट कितना है, तो कैसे पता करेंगे, कुछ मत करो, 300 मतलब कुछ मत करो से मतलब कि कुछ नहीं करना, मतलब थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। 360 बाय n, n कितना 5, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं, कितना आ जाएगा ये 5 7 35, 1 बचा, 5 2 10, 72 डिग्रीज। कहने का मतलब क्या, एंगल 5 का मेजरमेंट भी 72, एंगल 1 का मेजरमेंट भी 72, एंगल 2 का मेजरमेंट भी 72। समझ में आ रहा है, और 3 और 4 का भी समझ गए होगे। क्लियर हुए फॉर्मुलेस। एक और बचा है, वहां पे क्या लिखा हुआ था, ईच इंटीरियर एंगल मतलब हर एक इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, लेकिन हर एक इंटीरियर एंगल
कैसे आएगा? हर एक इंटीरियर एंगल आएगा, 180 में से माइनस कर दो हर एक एक्सटीरियर एंगल को। 180 से माइनस कर दो क्या? हर कोई भी एक एक्सटीरियर, कोई भी एक क्यों बोल रहा हूं, सारे एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। जैसे वहां पे क्या रहा था 72 72 7। एक एग्जांपल से करें क्या? चलो उसी को देखते हैं, समझना। ये लिखा है इंटीरियर एंगल है, अगर आपको निकालने को बोल दिया जाए इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम तो कितना होगा पता है अपन को, निकाल लेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री से, वो आप निकाल सकते हो। मान लो लेकिन मुझे ये वाला निकालना है, कैसे निकालेंगे? जो एक्सटीरियर एंगल आया है उसको माइनस कर दो, उसको निपटा दो 180 से। किससे निपटा दो? 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर दो। समझ में आ रहा है? यह आएगा आपका 108 डिग्री। कहने का मतलब क्या, इसका इंटीरियर एंगल कितना हो गया? 108 डिग्री। क्लियर हुआ? ये भी 108 होगा, ये भी 108 होगा। सर सब 108 क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रेगुलर पॉलीगॉन जिसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होते हैं भैया जी। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, जरा देखो। बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने क्या बताया, वो जो अभी पिछली वाली स्लाइड थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी क्वेश्चन करने के लिए। सारे इंटीरियर एंगल्स का सम n-2 इंटू 180। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। हर एक एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालूंगा? 360 बाय n। हर एक इंटीरियर एंगल कैसे निकालूंगा? एक्सटीरियर को 180 से माइनस कर दो, जो भी एक्सटीरियर आया। ठीक है, फाइंड x। वाह भाई, x निकालना है क्या? x मतलब क्या? वेरिएबल। अरे सेकंड चैप्टर में पढ़े होगे। ठीक है, x निकालना है भाई। रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर कैसे ही पता चला सर? अरे सारे साइड्स इक्वल है ना, सब में डबल डंडी लगी हुई है, मतलब क्या सब इक्वल होंगे? अरे जरूरी नहीं है कि डबल डंडी लगी होती तभी इक्वल हो। सिंगल डंडी, ट्रिपल डंडी, 4 डंडी, 5 डंडी, जितनी आपकी मर्जी उतनी लगाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट यह कि सब में सेम नंबर ऑफ डंडीज लगी हुई है। डंडीज बोल रहा हूं। ठीक है, हमको एक्स पता करना है। ये कैसा शेप हुआ? एक पॉलीगॉन हुआ जिसमें 5 लाइन सेगमेंट है, 5 एंगल्स है, सब इक्वल है, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। बढ़िया। इसका नाम वैसे पेंटागन होता है, पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है, बढ़िया। एक्स कैसे निकाले? एक्स मतलब एंगल। कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। क्या हमें इंटीरियर एंगल के बारे में कुछ नॉलेज है, कुछ पता है? अरे पता है सर, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? कितना होता है तनिक? 360 डिग्री। अबे नहीं, एक्सटीरियर एंगल का 360 होता है। इंटीरियर एंगल के लिए तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा? n-2। यहां पे लिख दो आप क्या? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। n मतलब क्या? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन कितनी है? 5। 5 - 2 कितना हो गया? 3। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। 3 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री दोस्तों कर लेना, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 540 डिग्री। ये क्या आ गया आपका? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सर हमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल से तो मतलब नहीं है, हमें मतलब है हर एक इंटीरियर एंगल से। वो तो बराबर होगा, तो कोई भी एक निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा? कुछ तो पता है मुझे। क्या? अरे यही यूज कर लू ना। सम कितना है टोटल? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 5x हो गया। कहने का मतलब क्या? इनके हिसाब से सम कितना अगर मैं निकालने जाता तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 5x या फिर 5 बार x, है ना? तो 5 बार x और 5 बार x की वैल्यू तो मैं निकाल भी चुका हूं अभी, 540। अरे 5 बार x क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, और वो तो हमको पता भी है 540 डिग्री, फॉर्मूले से निकाल लिया। तो 5x बराबर 540 रख दो। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 540 बाय 5। समझ में आया? कितना आ जाएगा ये आप सॉल्व कर लो। 5 1 5, 0 5 8 40। तो x की वैल्यू आ गई 108 डिग्री। क्लियर हुआ? तो यहां पे ये भी 108, ये भी 108, ये भी 108 और बाकी भी 108 लिख दूं क्या? चलो लिख देता हूं। 108 108 सब 108 क्यों? रेगुलर पॉलीगॉन है भैया, सब एंगल इक्वल, सब साइड इक्वल। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। मैं चाहता हूं अगर आपको सारी बातें समझ आ रही हैं, मजा आ रहा है, तो क्वेश्चन भी खुद ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन बन गया ना तो उससे ज्यादा मजा तो नहीं होगा। ठीक है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, जो भी लिखा हुआ है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। क्या बात है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंगल्स हैं, पहले खुद ट्राई करना।
एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंगल्स है, कौन से एंगल्स है? बाहर वाले, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। बढ़िया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं? भाई सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है पॉलीगॉन में? 360 डिग्री। तो क्या डायरेक्ट इसका आंसर 360 डिग्री नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। अरे एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स, और बीच में प्लस लगा है मतलब सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ऑलरेडी पता है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना है? इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। वाई? बिकॉज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। रेगुलर पॉलीगॉन, समझ आ रहा होगा? रेगुलर नहीं होना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं रेगुलर हो, नॉर्मल पॉलीगॉन भी होगा, चल जाएगा। आगे चलते हैं, क्या लिखा है भैया अगले स्लाइड में? फाइंड एक्स, फिर से एक्स निकालने को बोल रहे हैं, जरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये पॉलीगॉन मुझे रेगुलर तो नहीं दिख रहा है, रेगुलर नहीं है ना, ये अलग साइड दिख रही है, ये अलग दिख रही है, अलग, ये अलग है ना, रेगुलर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया। एक्स क्या है? एक्स है बाहर वाला एंगल। एक्स क्या है? एक्स है बाहर वाला एंगल। बढ़िया, बाहर वाला एंगल के बारे में हमें क्या पता है? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना? 360 डिग्री। बढ़िया, तो जरा फॉर्मूला लिखता हूं मैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना? 360 डिग्री। सही है, क्या बात है। बाहर वाले कौन से? 110। एक्स जो मुझे निकालना है, हमें निकालना है, 90, 50, सब बाहर ही तो है। सही बोल रहा हूं ना? अरे भाई देखो, ये बाहर कैसे बना? इन दोनों लाइन सेगमेंट की मदद से। ये बाहर वाला कैसे बना? इन दोनों लाइन सेगमेंट की मदद से। ये बाहर वाला कैसे बना? इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की मदद से। ये बाहर वाला कैसे बना? इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की मदद से। समझ आ रहा है? सारे एक्सटीरियर एंगल है, सबका सम 360 डिग्री। करता हूं जरा। भैया मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली कौन सी? अरे यार, वेरिएबल का काम कहां आता है? अननोन चीज को निकालने के लिए हमें ये अननोन है, उसको वेरिएबल बोल दिया। अब अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? एक। ये मैंने बताया है। ठीक है, बढ़िया, तो आसानी है ना। 110 प्लस एक्स, 110 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 50 बराबर कितना? 360, है ना? सही है, निकाल लो। एक्स से निकालेंगे। 110 प्लस 90 कितना हो गया? 200। आप लोग आराम से करना, हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हमें आता है, आता मतलब कैलकुलेशन थोड़ी तेज है यार, समझते होगे क्यों। 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 250, 200 प्लस 50। ठीक है, एक्स प्लस 250 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। सही बोल रहा हूं? ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्रीज। मतलब ये कितना है? 110 डिग्रीज। समझ में आया? सर यहां पर सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। रेगुलर में बराबर होते हैं सारे। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकालना है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स। एक ऐसा पॉलीगॉन जो 9 लाइन सेगमेंट्स या फिर 9 साइड्स से मिलकर बना है, उसका मुझे बाहर वाले एंगल का मेजरमेंट निकालना है। क्या क्या फॉर्मूला अपने पास? अपने पास फॉर्मूला है क्या? ईच, चलो अच्छे से लिखते हैं इसको। ईच एक्सटीरियर एंगल is equals to 360 डिग्री, सॉरी 360 बाय n डिग्री। यही फॉर्मूला देखा था अपन ने। सही बोल रहा हूं? हर एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? 360 बाय n डिग्रीज के, रेगुलर पॉलीगॉन में। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। क्या दी हुई है? दी हुई है, 9 साइड्स दी हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 360 बाय 9 डिग्रीज। सही है, 9 4 36, ये आ जाएगा 40 डिग्रीज। मतलब एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें 9 साइड्स हैं, उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 40 डिग्री। समझ आया तनिक? आगे चलते हैं। अरे इतना आसान क्वेश्चंस दे रहे हैं यार, क्या ही बोले। फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन आने के बाद टीचर का वेट करते हैं, क्वेश्चन
समझाने के लिए, है ना। ऐसा मत करना यार, पहले खुद करने की कोशिश करना, क्योंकि खुद बनता है ना, फीलिंग अलग है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, बस आराम से रीड करो। हर एक इंटीरियर एंगल निकालना है। हर एक इंटीरियर एंगल का सर ने फॉर्मूला बताया, एक्सटीरियर एंगल, सॉरी 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, यही फॉर्मूला बताया मैंने क्या। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, ये बताया मैंने। ठीक है सर, लेकिन इसके लिए एक्सटीरियर एंगल तो पता होना चाहिए ना। अरे पता कर लेते हैं ना, कैसे। ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर है, सब कुछ इक्वल है ना, एंगल भी साइड भी ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब क्या है, ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 8 साइड्स है। बढ़िया, मुझे निकालना है एक्सटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि मुझे इंटीरियर एंगल निकालना है। हर एक एक्सटीरियर एंगल कैसे आएगा, फॉर्मूला है सर। एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला अब भी पिछले क्वेश्चन में देखा क्या, 360 बाय n डिग्रीज। बात सही है। n कितना, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन कितनी है, ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स। कितना आ गया ये, 360 बाय 8 डिग्रीज। काट दो, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो 45 डिग्री आ गया। क्या आ गया ये, हर एक एक्सटीरियर एंगल। मुझे तो इंटीरियर एंगल निकालना है, कैसे निकालूंगा, 180 में से एक्सटीरियर को माइनस कर दूंगा। कितना आ गया ये, 180 माइनस एक्सटीरियर कितना, अभी निकाला 45। तो ईच, हर एक इंटीरियर एंगल आपका आ चुका है 135 डिग्रीज। समझ में आया, ऐसे करना है क्वेश्चन। कुछ भी टफ लग रहा है क्या, वो एक ही स्लाइड की मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। आगे चलते हैं। चलो, अभी तक अगर आराम से बोलो, आराम से बोलो, अभी तक अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई नहीं करे तो प्लीज करो यार, ठीक है, याला खुद से करो। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन की ही साइड्स निकालनी है, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। उस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं ये निकालना है। ठीक है, हुज एक्सटीरियर एंगल मेजर 45 डिग्री। तो पहले आराम से बैठकर क्वेश्चन समझ लो। एक रेगुलर पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड्स पता करना है। कितनी साइड्स होंगी, 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 12, कितनी भी हो सकती हैं, जिसका एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री। ठीक है, कुछ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला पता है क्या अपन को, पता है क्या, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, 360 बाय n, 360 बाय n डिग्रीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बाद में एग्जाम देते हैं ना, ये फॉर्मूले डायरेक्ट यूज हो जाते हैं। एनीवे, हमको n पता करना है, हमको n पता करना है। ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है क्या, 45 डिग्री। सर एक्सटीरियर एंगल 45 दिया है, ईच, हर एक एक्सटीरियर एंगल 45 नहीं दिया। अरे यार, रेगुलर बोला है ना, तो सारे एक्सटीरियर एंगल बराबर ही होंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। सही है, ये हो गया 360 बाय n। क्लियर है, हमको n निकालना है ना, हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना है ना। क्या लिखा है, नंबर ऑफ साइड्स। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, n डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री इंटू n इज इक्वल टू 360। समझ में आ रहा है, क्लियर है, बढ़िया, ठीक है, क्लियर है। n कैसे निकालेंगे, n के साथ 45 मल्टीप्लीकेशन में है, तो उधर जाके डिवाइड। 360 बाय कितना हो गया ये, 45 डिग्री। क्लियर है, n इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, काट लो भैया, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। क्या आ गया यहाँ पे, 8 साइड्स आ गई। मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसका एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, हर एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 8, और इस 8 का एक स्पेशल नाम होता है ऑक्टागन। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं, अब कुछ और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलो भैया, अब फाइनली आ जाते हैं उस चीज को समझने में जो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स। क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, क्वाड्रिलैटरल का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं सेशन के बीच में। क्वाड्री मतलब 4, 4, लैटरल मतलब साइड्स।
4 साइड्स, एक ऐसा पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जरूरी नहीं है रेगुलर हो, पॉलीगॉन जरूरी नहीं है रेगुलर, रेगुलर मतलब क्या, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, जरूरी नहीं है। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड्स होती है उसको मैं क्वाड्रिलैटरल बोलता हूं, और वही मुझे आज के सेशन में समझना है। मैं सिर्फ इस पॉइंट से क्लास के एंड तक अब ऐसे शेप्स की बात करने वाला हूं, ऐसे पॉलीगॉन की बात करने वाला हूं जिसमें 4 साइड्स होंगी, और जाहिर सी बात है 4 वर्टाइसेस भी होंगे और 4 एंगल्स भी होंगे। ठीक है, अभी देखेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। आप कोई भी 4 साइडेड का, चलो मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये देखो भैया, ये बनाया, ठीक है, ये बना, कैसे ही बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी ये कुछ पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, जरा देखना, क्या ये क्वाड्रिलैटरल है? बिल्कुल है, क्योंकि 4 साइडेड शेप का पॉलीगॉन है, राइट। इसके इंटीरियर एंगल्स की अगर सम की बात करी जाए तो वो कितना आएगी? 360 डिग्री आएगी। कितनी आएगी? 360 डिग्री। सर क्यों होता है इसके इंटीरियर एंगल सम 360 डिग्री? मैं दो तरीके से आपको बताता हूं। एक तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, n-2 इंटू 180, ठीक है, यहां से निकाल लो। कैसे? n कितना? 4, 4 माइनस 2, 2, 2 इंटू 180, 360। एक तो यहां से निकल जाएगा। एक और तरीका क्या है, आप क्या करो, यहां पे बीच में इसको ऐसे ज्वाइन करवाओ, ठीक है, क्लियर। अब इस क्वाड्रिलैटरल को मैंने 2 ट्रायंगल्स में ब्रेक कर दिया, सही है। अब आप ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूं कुछ ऐसे, इसको मैं बोलता हूं 1, इसको बोलता हूं 2, इसको बोलता हूं 3, ध्यान से समझना, मैं आपको यह बता रहा हूं कि इसके एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री क्यों होता है। एक तो ये तरीका है, फॉर्मूला वाला तरीका, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ लो। अगर मैं इसको 4 बोलता हूं, इसको 5 बोलता हूं, इसको 6 बोलता हूं, ठीक है, पूरा नहीं करूंगा, बस आप सुनना। 1 + 2 + 3 मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होगा? सर ट्रायंगल के एंगल का सम एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 डिग्री होता है। बात सही है? तो इसका सम यहां पे 180 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही नीचे वाले ट्रायंगल में 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा? सर वो भी ट्रायंगल है तो उसका भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही मैंने क्या लिख दिया? 180 डिग्री। बात सही है? अब मुझे अगर क्वाड्रिलैटरल के निकाला ना, इंटीरियर एंगल से सम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 3, वो किसके बराबर आएगा? 180 + 180, जो कितना होता है? 360 डिग्री। समझ आया क्यों होता है क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल से सम 360 डिग्री? ये मैंने आपको 2 तरीके से बता दिया, ये फॉर्मूले से जो कि आप याद रखोगे, और ये वाली चीज भी बता दी जो कि याद रखने वाली सी चीज नहीं है, क्योंकि बहुत आसान सी चीज है, याद ही रहेगी। ठीक है, चलो यार अब और बात करते हैं ज्यादा क्वाड्रिलैटरल के बारे में। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, बताऊंगा क्या मतलब है मेरे बोलने का। The 4 angles of a quadrilateral, क्वाड्रिलैटरल के 4 ही एंगल होते हैं। The 4 angles of a quadrilateral are in the ratio 2:3:5:8। ठीक है, फाइंड द एंगल्स। हमें क्वाड्रिलैटरल दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसके 4 एंगल्स होंगे, उसका रेशियो है 2:3:5:8, उसके एंगल्स निकाल दो। ठीक है, तो मान लो अगर मैं कोई क्वाड्रिलैटरल यहां पे ड्रॉ करता हूं, हरे से करता हूं, जरा देखना, मान लो मैंने ऐसा क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ करा, ठीक है, बढ़िया। अब मुझे क्या बोल रहे हैं? ये और ये निकालने के लिए बोल रहे हैं, बढ़िया। लेकिन मुझे इसके एंगल्स का रेशियो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रेशियो दे रहे हैं। अब अगर आप लोग को समझना है कि जो अभी मैं करने वाला हूं वो मैंने क्यों करा, उस चीज के लिए आपको चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम 1 पर जाना पड़ेगा। कहां पर? वर्ड प्रॉब्लम 1 पर। तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। मैंने बहुत अच्छे से रीजन दिया है, और जो मैंने बताया है वो 11-12 के बच्चों को भी नहीं पता होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत टफ है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा बेसिक है, और हम बेसिक पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, एनीवे अब मैं क्या करने वाला हूं समझना। अगर रेशियो 2:3:5:8 बोला है तो मैं क्या कर दूंगा? मैं इसको 2x बोल मान लूंगा, इसको 3x मान लूंगा, इसको 5x मान लूंगा, इसको 8x मान लूंगा। अब ऐसा क्यों मान रहा हूं, इसके लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा, अगर आपने ऑलरेडी वो वीडियो नहीं देखा है तो। और जिनको ऑलरेडी आता है कि ऐसा मैंने क्यों माना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आगे बढ़ो। समझ में आया? बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, पर अपन ऐसा मान सकते हैं अगर रेशियो में दिया है, कोई चीज अगर रेशियो में दिया है तो उसको मैं ऐसा मान सकता हूं 2x, 3x, 5x, 8x। क्लियर है? क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। बढ़िया, फाइंड द एंगल्स।
इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, मतलब सम कितना होगा 360 डिग्री। 360 क्यों होगा, अब भी बताया ना, क्वाड्रिलैटरल का सम 360। और नहीं समझ में आए तो फॉर्मूला यूज कर लेना, n-2 इंटू 180 वाला। बढ़िया, कहने का मतलब क्या, यहां पे 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के। सही है, 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 5x 10x, 10x प्लस 8x 18x, 18x बराबर 360 डिग्री। सही है, बढ़िया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री बाय 18। बात सही है, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं बस, 18 मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में चला गया। बढ़िया, कितना आ जाएगा ये 18 2 जा 36, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हमको हर एक इंटीरियर एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2x मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय x। चलो मैं इसको a b c d बोल देता हूं। अगर अच्छे से करने की बात आए तो आप एग्जाम में ऐसा लिख सकते हो कि एंगल a की वैल्यू 2x मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 मतलब 40 डिग्री। सही है, एंगल b की वैल्यू कितनी 3x मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 मतलब 60 डिग्री। इजी है ना, ठीक है। एंगल c की वैल्यू कितनी 5x मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिग्री मतलब 100 डिग्री। सही है, बढ़िया। एंगल d की वैल्यू कितनी 8x, तो 8x मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय x मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 मतलब 160 डिग्री। सही है, अब जरा प्लस करके देखो, ये जो चार एंगल्स हैं इनको जरा प्लस करो। इन चार एंगल्स को जब आप प्लस करते हो, इन चारों को, क्या 360 डिग्री मिल रहा है। 360 क्यों मिलना चाहिए, क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल सम 360, चेक कर लो, कंफर्म कर लो। 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 160 360। चेक कर लेना अगर विश्वास नहीं हो तो। आगे चले, जरा देखो क्या दिया है आगे, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। मैं चाहता हूं आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो, बनेगा ना मजा आएगा। और जिसको नहीं बना टेंशन मत लो, बनेगा, मुझे देखो बस। द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर 115 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो एंगल्स दिए क्वाड्रिलैटरल के 115 और 45। ठीक, अरे हिंदी के वर्ड्स बोल रहा हूं। एंड दी अदर टू एंगल्स, जो बाकी दो एंगल्स हैं, क्वाड्रिलैटरल में 4 एंगल्स होते हैं, 2 दिए तो बचे हुए 2, जो बाकी 2 एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, जो बाकी 2 एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। हर एक एंगल का मेजर निकालना है। 2 तो दिया है, मतलब बचे हुए 2 निकालना है, लेकिन बचे हुए 2 तो इक्वल है। तो अगर मैं एक को x मानता हूं तो दूसरा भी x होगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर एक 10 होगा तो दूसरा भी 10 होगा, एक 20 होगा तो दूसरा भी 20 होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता ना कि एक कितना है, एक को मैं x मान लेता हूं। x क्यों, जो भी हमसे पूछा जाता है उसको हम वेरिएबल मान लेते हैं, वेरिएबल का काम ही यही है। ठीक है, बढ़िया। तो अब मैंने क्या करा, मान लो पहले तो एक क्वाड्रिलैटरल बना देते हैं। ठीक है, एक एंगल कितना 115, दूसरा एंगल कितना 45, इसको मैं x मान रहा हूं तो ये भी x हो जाएगा। बात सही है, ABCD चाहो तो नेमिंग भी कर दो। क्लियर है, अब हमको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 के बराबर होता है। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना 360 डिग्री। एंगल A और B तो दिया है कितना 115 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर हो रहा है, बढ़िया। कितना आ जाएगा ये 2x प्लस 115 प्लस 45 120 160। ठीक है, ये कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पे ये टर्म प्लस की है तो उधर जाके माइनस की। ये सब बातें लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में पड़ी हुई हैं। ठीक है, कितना हो गया ये 160 डिग्री, ये कितना आ गया 100 डिग्री। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 100। अब हमें तो x निकालना है ना, तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है 2, जाके डिवाइड हो जाएगा उस साइड। बढ़िया, तो इसको अपन यहां पे कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 100/2 मतलब x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। x की वैल्यू 50 मतलब ये भी 50 और ये भी 50। इजी है, क्लियर हुआ, क्वाड्रिलैटरल का कॉन्सेप्ट समझा। अब लास्ट टॉपिक बचा है पूरी क्लास का, दैट इज कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलैटरल को समझना है। और जो अब हम समझने वाले हैं और जो अब हम समझने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th और 10th की ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपको बने
उसके लिए। समझ आ रहा है? बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। हम इन बेसिक बातों को भूल जाते हैं और फिर हमें क्लास 9th और 10th की मैथ्स टफ लगती है, लेकिन टफ नहीं है। मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं क्यों। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, तीन तरीके के। एक को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, एक को बोलते हैं पैरेललोग्राम। भारी भारी वर्ड्स हैं लेकिन आप लोग को धीरे धीरे याद हो जाएंगे। एक को बोलते हैं ट्रेपेजियम, एक को बोलते हैं पैरेललोग्राम, एक को बोलते हैं काइट। काइट, ठीक है, काइट। बढ़िया। अब ट्रेपेजियम क्या है? जिसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है। मतलब क्या? ये सारे क्वाड्रिलैटरल्स ही हैं। ये सारे क्या है? क्वाड्रिलैटरल्स। मतलब क्या? ये चार लाइन सेगमेंट्स की मदद से ही बने होंगे। ये ऐसे पॉलीगॉन है जिसमें चार साइड्स हैं, लेकिन खास बात क्या है? इसमें कोई भी दो साइड्स पैरेलल होंगी। कोई भी दो मतलब अपोजिट साइड्स, ऑब्वियसली, ठीक है। पैरेलल का मतलब पता है ना, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ऐसी लाइंस जो कभी मीट नहीं करेंगी, कभी मीट नहीं करेंगी। उसको कितना भी बढ़ा लो, कभी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। बढ़िया। पैरेललोग्राम में खास बात क्या है? टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब इसमें दो पेयर्स होते हैं पैरेलल साइड्स के। मतलब क्वाड्रेट मतलब क्या? दो साइड्स, दो साइड्स, चार साइड्स हो गई। ये दोनों पैरेलल होंगी और ये दोनों भी पैरेलल होंगी। ऐसे को मैं पैरेललोग्राम बोलूंगा। अभी सब बात करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, भूल जाओ, बस आप ये डायग्राम देख लो, ठीक है। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट। अब पैरेललोग्राम में भी कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं, जिसमें से दो आपने पक्के से सुने होंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और रोम्बस। ये जो रेक्टेंगल और स्क्वायर और रोम्बस है ना, ये भी पैरेललोग्राम ही होता है। मैं क्या बोल रहा हूं सब अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस आगे ध्यान दो। और फिर कहते हैं कि डर लगता है। अरे भैया डरने की जरूरत नहीं है जब तक हम यहां पर हैं। अब देखो सर, आप सुनो, क्वाड्रिलैटरल या तो ट्रेपेजियम या तो पैरेललोग्राम या तो काइट। सबसे पहले पैरेललोग्राम की बात करते हैं, ठीक है। कुछ पैरेलल से नाता है, कुछ पैरेलल से लेना देना है। क्वाड्रिलैटरल, भाई जो भी हम चीजें पढ़ने वाले हैं ये क्वाड्रिलैटरल तो होगी, बस इतना क्लियर कर लो। ये क्वाड्रिलैटरल तो होगी, चार एंगल चार साइड, चार एंगल चार साइड इसमें होंगे। कैसा क्वाड्रिलैटरल? लेकिन थोड़े से अलग अलग चीजें। इफ बोथ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूं, समझना, अगर हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, क्या ये क्वाड्रिलैटरल है? हाँ है सर, चार साइड्स हैं। इसके अपोजिट साइड्स को देखो, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। समझ आ रहा है? इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। क्या ये अपोजिट साइड्स पैरेलल है? हाँ है। कैसे पैरेलल है? आप देखो, अगर आप डॉटेड लाइन से मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसको यहां पे एक्सटेंड करो, करते जाओ एक्सटेंड, ठीक है। अगर आप इसको एक्सटेंड करो, करते जाओ एक्सटेंड, ठीक है। अब वैसे ही इन दोनों को यहां पे एक्सटेंड करो, इन दोनों को यहां पे एक्सटेंड करो। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए डायग्राम तो काम चला लेना, बस आपको समझाना जरूरी है। अगर आप इनको एक्सटेंड करते जाओ तो ये कभी मिलेंगी नहीं। ऐसी लाइंस को तो मैं पैरेलल लाइंस बोलता हूं, राइट। तो अगर ये दोनों लाइंस और ये दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है। वैसे अगर ये दोनों भी पैरेलल हुई, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हुई, अपोजिट साइड्स, अपोजिट 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 साइड्स अगर पैरेलल हुई, तो मैं इस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बोलूंगा। क्वाड्रिलैटरल तो है, बस पैरेललोग्राम इसका स्पेशल नाम है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल है। यहां पे इक्वल लिखा है, आप इसको पैरेलल लिख लेना। समझ आ रहा है बातें? ठीक है। अब मैं जरा इसको मिटा देता हूं यहां पे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। पैरेलल लाइन से कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की कुछ खास बातें नोट करना। इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं। अगर मैं इसको नेमिंग करूं ए बी सी डी, मैं सारी चीजें लिखता हूं यहां पे, समझना। हरा पेन, ठीक है, बढ़िया। पहली चीज क्या? ए बी के पैरेलल सी डी दोनों, ठीक है, एंड ए डी के पैरेलल बी सी, ए डी के पैरेलल बी सी। तनिक बात समझ आ रही है? बढ़िया। और भी कुछ खास बातें होती हैं पैरेललोग्राम की जो आपको याद रखना पड़ता है 9th और 10th की ज्योमेट्री करने के लिए, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती है, रेक्टेंगल की तरह। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी भी होता है, एंड ए डी बराबर बी सी भी होता है। दोनों पैरेलल भी, दोनों इक्वल भी। और कुछ खास बातें होती हैं क्या? अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या? ए के सामने वाला सी, अपोजिट, दोनों इक्वल है भैया पैरेललोग्राम में। क्या लिख सकता हूं? एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल डी बराबर एंगल बी। समझ आ रही है बातें? ये है कुछ पैरेललोग्राम की खास बातें। क्लियर हुआ? बढ़िया। चलो यहां पे अब जरा इसको बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूं।
मैं इसके डायगोनल्स भी बनाने वाला हूं। क्या? इसके डायगोनल्स भी बनाने वाला हूं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की क्या खास बात है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जरा देखना। अगर मैं इसके डायगोनल्स ऐसे बनाता हूं, कैसे बनाए? ग्रीन पेन से बनाते हैं। ये डायगोनल 1, ये डायगोनल 2, ठीक है। ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, जहां पर मीट कर रहे हैं, उस मीटिंग पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये क्या बोल दिया सर? बाइसेक्ट मीटिंग पॉइंट, को समझ नहीं आया? ध्यान से सुनना एक बार, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हम आपके लिए इजी बनाएंगे, समझ। ये जो AC और BD डायगोनल है, डायगोनल बता चुका हूं सेशन के लास्ट, सेशन के पहले कि क्या होता है। ये मान लो यहां पे मीट कर रहे हैं O पॉइंट पर, ठीक है। मानना क्या है? मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को मैंने O बोला, ठीक है। कहने का मतलब AO बराबर OC होगा और DO बराबर OB होगा। AO बराबर, हरे पेन से लिखते ताकि आपको समझ में आए कि हरे पेन से ही सारी खास बातें लिखी गई हैं। AO बराबर, सुनना, AO बराबर OC होगा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की बात कर रहा हूं, और OD बराबर OB होगा। OD बराबर OB होगा। समझ में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे इसमें डर जाते हैं कि सर OD बराबर OB तो ठीक है, DO बराबर BO नहीं होगा का? अरे दोनों एक ही बात है यार। D से O तक लिखो, O से D तक लिखो, उसको DO लिखो, OD लिखो, तनिक तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या? ये जो इसकी डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? एक दूसरे को इक्वल हिस्सों में काटते हैं। बाइसेक्ट का मतलब एक दूसरे को इक्वल हिस्सों में काटते हैं। सुनना, BD AC को इक्वल हिस्सों में काट रहा है। कैसे? BD AC को O पॉइंट पर मीट कर रहा है और 2 इक्वल हिस्से कर रहा है। वैसे ही AC BD को 2 इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आया? सारी खास बातें समझ में आ गई? एरो से लिखी है सारी खास बातें। पैरेललोग्राम में आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। इसको मिटाता हूं क्योंकि ये तो एक ही तरीके की बात है। क्लियर हुआ? अब यही सारी बातें मैं सारे शेप्स के लिए करूंगा। जरा देखो क्या होता है। और चलो बढ़िया, अब आगे चलते हैं। रोम्बस क्या होता है समझना। रोम्बस की डेफिनेशन पढ़ो। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। मतलब जो चीजें पैरेललोग्राम में ट्रू हैं, जो चीजें पैरेललोग्राम में लग जाती हैं, वो सारी की सारी चीजें रोम्बस में भी लग जाती हैं। क्या क्या? अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। समझ आ रहा है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सर खास बात क्या है? इसको रोम्बस क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ एक रीजन की वजह से, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी क्या? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बस ये खास बात है। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको पैरेललोग्राम रोम्बस बना के दिखाऊं तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। कुछ आपको ऐसा दिखे। ये एक पैरेललोग्राम है। मतलब क्या? सारी चीजें लिख देते हैं पहले। अगर मैं इसको ABCD बोल रहा हूं तो पैरेललोग्राम की सारी चीजें लिख दूं? लिखते हैं जरा। AB बराबर CD, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये और ये बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? अपोजिट एंगल्स बराबर, अपोजिट साइड्स भी इक्वल। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे सारी साइड्स इक्वल, ठीक है, इसलिए इसको रोम्बस बोला गया। तो ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये। क्लियर हुआ? सारी साइड्स, सारी नहीं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, ठीक है। सारी चीजें लिखता हूं मैं। AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। समझ में आ रहा है? बढ़िया। और क्या? AB बराबर CB बराबर, AB बराबर CB बराबर CD बराबर D है। समझ आ रहा है? और क्या खास बात है? एंगल इक्वल। कौन कौन से एंगल? A बराबर एंगल C, ठीक है। और क्या? एंगल B बराबर एंगल D। समझ आ रहा है तनिक? ठीक है। और क्या? और क्या है? सर डायगोनल्स वाली चीज रह गई है। तो जरा डायगोनल्स इसके पहले बना लिया जाए। कैसे बनाए भाई? इल्लो से बनाते हैं, जरा देखना। अपोजिट साइड्स, सॉरी अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करा, डायगोनल्स बन गए। मान लो ये डायगोनल्स मीट कर रहे हैं O पॉइंट पर, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या? AO बराबर OC, AO बराबर OC। समझ में आ रहा है? AO बराबर OC और BO बराबर OD एंड BO बराबर OD। एक और खास बात होती है जो पैरेललोग्राम से अलग होती है। सारी साइड्स इक्वल तो है, लेकिन एक और खास बात होती है। क्या? डायगोनल्स में कुछ खास बात है। क्या? इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही है, लेकिन
परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। कैसे बाइसेक्ट करते हैं? परपेंडिकुलरली। भारी वर्ड कहने का मतलब क्या? ये जो एंगल बन रहा होगा ये सारे 90 डिग्री के होंगे। समझ आया? ये एक और खास बात होती है रोम्बस में, आपको बात याद रखनी पड़ेगी। क्या लिख सकते हो आप यहां पे? एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी, ऐसे लिखते हैं ना एंगल्स को, बराबर एंगल डी ओ ए। किसके बराबर सब? 90 डिग्री के। समझ में आ रहा है? ये खास बातें होती हैं एक रोम्बस की। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे इसमें पैरेललोग्राम की सारी चीजें आ गई, इसलिए इसको एक पैरेललोग्राम भी बोला गया। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, दूसरे शेप की बात करते हैं। रेक्टेंगल, ये चीज आपने सुनी, रेक्टेंगल तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या है रेक्टेंगल जरा देखते हैं। बना देते हैं पहले रेक्टेंगल, ई बबुआ बना देगा। ये बनाया मैंने रेक्टेंगल। ठीक है बा? ठीक है। खास बातें क्या है सारी लिखेंगे एक एक करके। ए बी सी डी, पहले इसके डायगोनल्स बना देते हैं। ये डायगोनल, ये डायगोनल, थोड़ा बहुत डायग्राम इधर उधर हो जाए काम चला लेना यार, मेन मुद्दा है समझने का। ठीक है, मान लो ये डायगोनल ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, सारी खास बात एक साथ लिखता हूं। क्या? ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ए बी पैरेलल टू सी डी होगा एंड ए डी पैरेलल टू बी सी होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी होगा। समझ आ रहा है? सुनना सुनना बहुत ध्यान से, अभी फिर मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, अब क्या? और ए बी बराबर भी होता है सी डी के, हमें पता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये बराबर ये बराबर ये, तो ए डी पैरेलल ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। बात सही है? और क्या खास बात होती है देखा? अपोजिट एंगल्स भी इक्वल, ए बराबर सी। चलो एंगल्स पे बाद में आते हैं, पहले डायगोनल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी, ए ओ बराबर ओ सी एंड बी ओ बराबर ओ डी। समझ में आ रहा है? अलग क्या है सर? ये तो सारी आपने पैरेललोग्राम वाली चीजें लिख दी। अलग क्या है? अलग है कि इसका ईच एंगल राइट एंगल भी होता है, इसके सारे एंगल 90 डिग्री के भी होते हैं। यह है अलग। कौन कौन सा लिख दो? एंगल डी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल ए। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझ आया तनिक? देखो इसको पैरेललोग्राम क्यों बोल रहे हैं वो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारी पैरेललोग्राम की चीजें तो लग रही है, एक कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा लगने की वजह से इसको रेक्टेंगल बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं नेक्स्ट शेप पर। क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर। स्क्वायर भी हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं स्क्वायर। चलो अब डेफिनेशन पढ़ूं, शायद आप समझ में आएगी। एक पैरेललोग्राम तो है, मतलब पैरेललोग्राम तो होता है ये, मतलब इसमें सारी पैरेललोग्राम की चीजें लग जाती हैं। दो खास बातें होती हैं अलग से। क्या? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल 90 डिग्री। ऑल एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल की खास बात थी, ऑल साइड्स इक्वल रोम्बस की खास बात थी, और ये दोनों खास बातें अपने स्क्वायर में। समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो जरा स्क्वायर बना दिया जाए। ये अपन ने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, इसको ए बी सी डी नेमिंग कर दिया, ए बी सी डी। ठीक है, बढ़िया। डायगोनल्स भी बना दे इसके येलो कलर से, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल। क्लियर हो रहा है? बढ़िया। सारी खास बातें यहां पे अपन लिख देते हैं। कुछ एक आध खास बातें अगर हम मिस कर दें तो तुम खुद से लिख लेना। ठीक है, चलो ए बी बराबर सी, बी बराबर सी, डी बराबर ए डी। क्लियर है? सारे एंगल 90 भी होते हैं, वो भी लिख देते हैं। क्या? एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। क्लियर हुआ? समझ में आई बातें? सर इतनी होती है खास बातें, बाकी जो पैरेललोग्राम की खास बातें हैं वो भी आप यहां पे लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, तो वो मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि यहां पे जो पैरेललोग्राम की खास बातें हैं वो लिख लेना, और बाकी ये दो एक्स्ट्रा खास बातें मैंने अलग से बता दी, एक्स्ट्रा है इसलिए बता दी। समझ में आया? बढ़िया। अच्छा ये बराबर 90 डिग्री, भाई मैंने गलत हो जाता अभी, ये सब बराबर 90 डिग्री। क्लियर है? आगे चलते हैं। पैरेललोग्राम की खास बातें लिख लेना, इसमें भी लग जाती हैं। चलो
अब आते हैं थोड़ी सी अलग चीज में। ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, ये थोड़ा सा अलग चलता है। ट्रिपेजियम, अ क्वाड्रिलैटरल, ये क्वाड्रिलैटरल ही क्योंकि सब कुछ एक क्वाड्रिलैटरल तो है ही। अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। अभी तक अपन ने जितने विषय पढ़े उसमें ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, राइट। ट्रिपेजियम में या तो ये पैरेलल, या तो ये पैरेलल, दोनों पैरेलल नहीं होगा। समझ आ रहा है? ये फर्क है ट्रिपेजियम में। समझ आया? बस अब ये पैरेललोग्राम नहीं है तो यहां पे पैरेललोग्राम की खास बातें नहीं लगेंगी। समझ आ रहा है ना? ये अलग से चलता है। ट्रिपेजियम में आपको बना के दिखा देता हूं कि ऐसा दिखता है। सीधा बना देते हैं ऐसा। समझ आया? सिर्फ एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड क्या है, सॉरी एक ही पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आगे जाके जब आप इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे और इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे तो दोनों मीट कर जाएंगी, मतलब ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये होता है अपना ट्रिपेजियम। अगर आपको लिखना हो तो आप यहां पे ए बी सी डी डाल दो। सी डी, इसकी सिर्फ एक खास बात है, क्या? ए बी पैरेलल टू सी डी। समझ में आया? आगे चलते हैं। यहां पे पैरेललोग्राम की खास बातें मत लिख देना, बार बार बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा क्वाड्रिलैटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आइसोसेलेस ट्रिपेजियम क्या होता है जरा समझते हैं। ट्रिपेजियम तो होगा, जाहिर सी बात है, ट्रिपेजियम तो होगा। तो ट्रिपेजियम की खास बात क्या? कोई भी एक पेयर पैरेलल। ठीक है, इसकी अलग सी खास बात क्या है कि इसको आइसोसेलेस बोला। आइसोसेलेस ट्रायंगल याद है, दो साइड्स इक्वल, नहीं भी आता तो टेंशन मत लो। क्या होता है ये वाला ट्रिपेजियम? मैं आपको बताता हूं ट्रिपेजियम बना के। ठीक है, ट्रिपेजियम तो होगा। ठीक है, कहने का मतलब इसकी दो खास बातें, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये बात हमें पता है। इसकी अलग से खास बात क्या है कि ये आइसोसेलेस है, वो मैं लिखने जा रहा हूं। ये जो एडी और बीसी होंगे ना, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो क्या है नॉन पैरेलल साइड्स, वो इक्वल होंगी। एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये 10 तो एग्जाम्पल के तौर पे ये भी 10 सेंटीमीटर मीटर। समझ आ रहा है? ठीक है, ये लिखा होता है यहां पे। अ ट्रिपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड, जो साइड्स पैरेलल नहीं है, आर इक्वल, जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है। इसलिए ऐसे ट्रिपेजियम को क्या बोल दिया? आइसोसेलेस ट्रिपेजियम। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रिपेजियम तो है। समझ आ रही है सारी बातें? बढ़िया, आगे चलते हैं। काइटवा क्या होता है? ये है लास्ट। ठीक है, काइटवा क्या होता है जरा देखना। ठीक है, अ क्वाड्रिलैटरल, ये क्वाड्रिलैटरल है, पैरेललोग्राम नहीं, क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, इफ इट हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड ये क्या होता है बताते हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब बगल वाली साइड, आप समझ सकते हो। ठीक है, सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं होती, सिंपल भाषा में ये है और इससे काम चल जाएगा। मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं एक काइट आपको बना के दिखाता हूं। काइट वैसे मेरे ख्याल से यार सब लोगों ने देखी होगी, पतंग। ठीक है, कुछ ऐसी दिखती है पतंग। ठीक है, ऐसे दिखने वाली पतंग को अपन क्या बोलेंगे? काइट बोलेंगे। कहने का मतलब क्या? खास बातें अभी लिख देंगे, जरा देखो पहले। इसकी खास बात क्या होती है? एडी के बगल वाली साइड कौन सी है? बी है, सही है। और डीसी के बगल वाली साइड कौन सी है? बीसी। सर डीसी के बगल वाली तो एडी भी है, लेकिन वो इक्वल नहीं है। कहने का मतलब सुनो, कोई भी दो पेयर, कितने पेयर? दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, कोई भी दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हुई तो मैं उसको काइट बोलूंगा। कहने का मतलब क्या? यहां पे आप खास बातें लिखो तो समझ जाओगे। एडी बराबर बी ए, एडी बराबर ए बी लिख दो, बी ए लिख दो, बात एक ही है। और क्या? डीसी बराबर बीसी, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। डीसी बराबर बीसी, डीसी बराबर बीसी, ये खास होता है काइट में। ठीक है, और इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है? क्या होती है? अनइक्वल होती हैं। क्या लिखा है यहां पे? अनइक्वल। काइट में अपोजिट साइड्स अनइक्वल होती है। देख भी सकते हो कैसे। एडी जो आपको जितना दिख रहा है, कुछ होगा एडी, कुछ 10 होगा, तो बीसी उससे ज्यादा ही दिख रहा है ना। एडी के अपोजिट बीसी नॉट इक्वल, डीसी के अपोजिट बीए नॉट इक्वल। समझ में आया? क्लियर हुआ?
ये होता है आपका काइट और काइट की खास बातें। अब मैंने आपको सबके डायगोनल्स के बारे में बताया, पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं। अलग क्या है, पैरेललोग्राम में डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। मैंने बता दिया बाइसेक्ट करने मतलब वो AO अपॉन CO लिखा था, BO अपॉन DO लिखा था, राइट। पैरेललोग्राम में डायगोनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। कहने का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं रेक्टेंगल वाली स्लाइड पे जाके, जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से समझ, बहुत ध्यान से। ये AO बराबर OC, DO बराबर BO क्या बता रहे हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इक्वल हिस्सों में काट रहे हैं। लेकिन रेक्टेंगल की खास बात क्या कि वो एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं, मतलब AC बराबर BD भी होता है, AC बराबर BD भी होता है। समझ आया, उसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, हाँ बाइसेक्ट दोनों के करते हैं, लेकिन यहां पर इक्वल भी होते हैं। यहां पे AC BD के बराबर भी होता है। समझ में आया? यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, ये अलग से ऐड कर रहा हूं इसलिए अलग कलर रख रहे हैं, पिंक से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, क्या AC बराबर BD भी होगा, AC बराबर BD भी होगा। समझ में आ रहा है? आगे चलो आगे चलो आगे चलो, जल्दी 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 जल्दी। स्क्वायर स्क्वायर इक्वल, जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होंगे, इक्वल होंगे मतलब अभी जब मैंने रेक्टेंगल में लिखा वो सेम चीज स्क्वायर में भी लग जाएगी। बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल्स पे करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं और राइट एंगल्स पे करते हैं। तो जल्दी से स्क्वायर पे चलते हैं। स्क्वायर कहां गया, स्क्वायर कहां गया, सीधा स्क्वायर। अब समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे मैंने स्क्वायर की खास बातें नहीं लिखी थी क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, पैरेललोग्राम की खास बातें यहां पे भी लिख लेना, ठीक है। बट अब जरा अगर मैं इसकी बातें लिखने जाऊंगा तो हमको पता है कि डायगोनल्स इक्वल है, मतलब AC डायगोनल है, BD डायगोनल है, ये इक्वल है। इसको मैं पिंक से लिख रहा हूं, यहां पे अलग से लिख, ठीक है। AC बराबर BD, समझ में आ रहा है? डायगोनल्स इक्वल भी और बाइसेक्ट तो करते ही है, मतलब क्या, AO बराबर OC होगा, AO बराबर OC होगा और DO बराबर BO होगा, DO बराबर B होगा। और एक और खास बात, डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब क्या, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। समझ में आ रहा है? लिख देते हैं क्या क्या भाई, यहां पे इससे एक खास बात अलग से लिखी, एक खास बात अलग से लिखी, एक और खास बात लिखते हैं, क्या, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC, सही है, एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू एंगल DOA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर हुई बातें? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जरा और देखो, जरा और देखो। रोम्बस 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 रोम्बस, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करती हैं, बाइसेक्ट तो करती हैं, राइट, एट राइट एंगल्स। ये चीज मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, राइट। आप रोम्बस वाली स्लाइड पे जाओ, रोम्बस वाली स्लाइड पे जाइए, यहां पे देखो बाइसेक्ट, ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है बाइसेक्ट का, ठीक है। यहां पे एक और पिंक लगा देते हैं और यहां पे एक और पिंक लगा देते हैं, और ये क्या है, 90 डिग्री पे भी करते हैं बाइसेक्ट। सबका डायगोनल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। डायगोनल प्रॉपर्टीज ही सबसे ज्यादा मेन होती है, याद रखना। अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं और क्वेश्चंस के साथ साथ फिर अपन सेशन खत्म करेंगे। अब समझो, क्वेश्चंस करने के लिए हम लोग को सारी प्रॉपर्टीज पता होना बहुत जरूरी थी। बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम, बेस्ट, अरे बेस्ट का हमें मतलब पता है कि बेस्ट क्या होता है। यहां पे बेस्ट का मतलब क्या है, BEST, बेस्ट एक पैरेललोग्राम है, जैसे कि ABCD एक पैरेललोग्राम होता है, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। अब सुनना, आपने जितनी भी चीजें पढ़ी सब यहां पे लग जाएंगी, देखना। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, X, Y और Z, X, Y और Z मतलब एंगल्स निकालने। पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में मैं क्या जानता हूं कि पैरेललोग्राम के एंगल्स अपोजिट इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये 100 है तो इसके अपोजिट वाला जो X है वो 100 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। समझ में आया? तो X भी क्या हो गया, X भी क्या हो गया, 100 डिग्री हो गया। तनिक समझ आया? क्लियर हुई बातें? अब पैरेललोग्राम की मैं आपको एक और खास बात बताता हूं, क्या, सुनना ध्यान से। चलो नहीं बताता हूं, अलग से करते हैं थोड़ा। अब सुनना, मुझे Z निकालना है, मुझे क्या निकालना है, Z अंदर आ रहा है। मुझे पता है कि क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल है, तो क्वाड्रिलैटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होवे है, 360 डिग्री होवे है। बढ़िया, अब समझना, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, अगर ये Z है तो ये भी Z होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे। तो भैया ये हो गया। अब क्या, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना है, 360 डिग्री है, राइट। तो Z प्लस 100 प्लस Z प्लस 100 कितना हो गया,
z प्लस 100 प्लस z प्लस 100, कितना हो गया 360 डिग्री। तरीक समझ आ रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कितना हो गया ये 2z प्लस 200 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से आपकी z की वैल्यू आ जाएगी कैसे, 2z बराबर 360 माइनस 200, 360 माइनस 200। ठीक है, आगे करें इसको, 360 माइनस 200 कितना होगा 160, तो 2z बराबर 160, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 डिग्री बाय 2, z की वैल्यू आ जाएगी, मेरा 2 और 2z बराबर है तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं 2, ठीक है 80 डिग्री। ठीक है, मतलब z की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री, 80 डिग्री। क्लियर हुआ, z भी आ गया। सर y कैसे आएगा जरा समझते हैं। y के लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए अलग से, जो इस सेशन में मैंने नहीं बताई है क्योंकि आपको पहले से पता होगी, नहीं पता तो अभी सुन लो। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, पेयर मतलब दो, लीनियर पेयर, पेयर मतलब दो। क्या कहता है कि भाई अगर एक स्ट्रेट लाइन में, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन में दो एंगल्स ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, तो वो 180 डिग्री बनेंगे। कि क्या बनेंगे 180 डिग्री, मतलब z प्लस y का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, एंगल ऐसा लिखते हैं इसको बी ई, अच्छा z प्लस y लिख देते हैं ना, इतना पंचायत क्यों करना। z प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, बात सही है। तो z कितना है 80, तो 80 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। समझ आया, क्लियर हुआ कैसे निकाला मैंने। देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज लग गई एक साथ, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद नहीं होती तो कैसे बनता क्वेश्चन। तीन चीजें लगी यहां पे, क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल, दूसरी चीज क्या सारे इंटीरियर एंगल से सम 360 डिग्री होता है, तीसरी चीज क्या लीनियर पेयर मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री अगर वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा देखो। runs is a parallelogram, find x and y। runs is the parallel मतलब RUNS एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक है। फाइंड x and y, बढ़िया। x और y कहां आ रहा है सर, इसके डायगोनल पे आ रहा है। पैरेललोग्राम के डायगोनल के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि बाइसेक्ट करते हैं भैया, बाइसेक्ट करते हैं मतलब क्या, R इसको मैं O बोल देता हूं बीच वाले को, तो RO बराबर ON, बात सही है। तो पैरेललोग्राम है तो RO बराबर ON, बात सही है। इसका मतलब क्या, और एक और चीज लिख देते हैं SO बराबर OU, है ना, SO बराबर OU। ये बातें हमें पता है, क्लियर है ना। अब इसकी मदद से सॉल्व कैसे करें, अरे बहुत इजी है। ON कितना है x प्लस वाई और OR कितना है 16, तो x प्लस वाई बराबर 16, एक इक्वेशन ये है, और ये दोनों भी बराबर है ना, तो y प्लस 7 बराबर 20, तो y प्लस 7 बराबर 20। सर y तो यहां से निकल जाएगा, कैसे, y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 7, y की वैल्यू आ गई 13। क्लियर है सर, x प्लस वाई 16, y आ गया है 13, तो x भी आ जाएगा। x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू कितनी 16 माइनस 13, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। समझ में आया, हमको x एंड y निकालना था, हमने निकाल लिया। y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 3। क्लियर है, आगे चलते हैं। देख रहे हो कैसे पैरेललोग्राम के डायगोनल की प्रॉपर्टी यूज करके हमने पिछले क्वेश्चन को करा। आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम की साइड्स की बात कर रहे हैं, इस 4:3। तो कोई पैरेललोग्राम होगा, जरा बनाने की कोशिश करी जाए। मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसकी कोई दो साइड्स होंगी, दो साइड्स ABCD नेमिंग करा। मान लो कोई दो साइड में AB और DC तो नहीं मान रहा, मैं AB और CD मान रहा हूं, ठीक है। 4:3 है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, मतलब इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर दिया हुआ। कहने का मतलब क्या, पेरीमीटर क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD होता है। किसी भी शेप का पेरीमीटर उसके लेंथ, बाउंड्री की लेंथ को प्लस कर दो। किसी भी शेप का पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री की लेंथ को प्लस कर दो। मतलब हमको क्या दिया है, AB प्लस BC, हमको क्या दिया हुआ है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 56, ये दिया है ना पेरीमीटर। क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसके साइड्स की लेंथ निकालना है।
और रेशियो भी दिया हुआ था कुछ, क्या 4:3 दिया हुआ है। ठीक है। तो सर जब रेशियो में दिया होता है तो अगर एक साइड को मैं 4x मान रहा हूं तो दूसरी वाले को 3x मान लेता हूं। बात सही है? सर आपने इसको 4x माना तो इसको 3x क्यों नहीं माना? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये 4x है तो ये भी 4x होगा, और अगर ये 3x है तो ये भी 3x होगा। अगर मैं यहां पे 3x लिख देता तो ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है, और पैरेललोग्राम तो फिर क्या होता है, इक्वल होना जरूरी है ना। पेरीमीटर आ जाएगा कि ए बी कितना 4x, BC कितना 3x, CD कितना 4x, AD कितना 3x बराबर 56। क्लियर है? 4x प्लस 3x 7x, 4x प्लस 3x 7x, 7x प्लस 7x 14x बराबर 56। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56/14। x की वैल्यू आ गई कितनी? कितनी? 4। सारी साइड्स कैसे आ जाएंगी? 4x मतलब क्या? 4 मल्टीप्लाइड बाय 16। 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना होता है? 64। ये 64 तो ये भी 64। सही है? 3x 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया? 12। तो ये हो गया 12 और ये भी हो गया 12। अब अगर तुमको हम पे विश्वास नहीं हो कि हमने सही निकाला है कि नहीं तो कैसे चेक करेंगे? 64 प्लस 12, कुछ गलत कर दिया, कुछ तो गलत कर दिया। एक सेकंड बबुआ, ये 16 नहीं है, x की वैल्यू 16 थोड़ी है। यहां पे x की वैल्यू 16 थोड़ी है, x की वैल्यू तो 4 है। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये तनिक गलत कर दिए थे हम। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो ये भी 16 वो भी 16। अब चेक कर लेना, नहीं तो पिछले वाले में तो गलत हो जाता मैं। 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 12 प्लस 12, 32 प्लस 24 आपका 56 आ जाएगा। चेक करना, मतलब कहने का मतलब इन सबको प्लस कर लेना, 56 आएगा जो हमारा पेरीमीटर था। क्लियर है? आगे चलते हैं भैया। तो भैया आगे जाने के लिए तो तनिक स्लाइड ही नहीं बची है। क्यों? क्योंकि ये सेशन और ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसी के साथ आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कर्व, पॉलीगॉन, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलैटरल्स और उसके टाइप्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मेरी पूछो तो इस चैप्टर में क्वाड्रिलैटरल जो स्पेशल टाइप के थे ना, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, वो सबसे इंपॉर्टेंट था तनिक। ठीक है? अगर आप वो चीजें याद रखते हो तो आपको क्लास 9th और 10th में जो जियोमेट्री आने वाली है वो बहुत आसान लगेगी, वादा है मेरा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जो मेरे साथ बना हुआ है इस क्लास में। इस बंदे की तरह कर रहा हूं मैं। ठीक है? अभी तक मैं आपसे मिलूंगा फिर कभी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड बाय।